जय हिंद मेरे सभी साथियों को स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हम लोगों ने सुबह एक क्लास देखा था, इंट्रोडक्शन की क्लास। आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी आज की क्लास है हिंदी की क्लास। सुबह हम ओवरऑल पूरा इंट्रोडक्शन देखे थे, जितना भी था सब कुछ। और इस समय क्या देखने वाले हैं? इस समय केवल हिंदी का देखने वाले हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आपको। लगभग जैसे देखिए मेरे पास ये अवतार है हिंदी की। इस साल की जो है वो सिलेबस चेंज हो गया है। सिलेबस में चेंज होने में क्या हुआ है कि थोड़ा जैसे हर साल जिस प्रकार से आता था उसमें थोड़ी चेंजिंग आई है। उसमें क्या हुआ है कि आपका पहले 70 नंबर का आता था स्कूल से, यानी कि बोर्ड से, और 30 नंबर मिलता था आपका प्रैक्टिकल। 70 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम का होता था और 30 नंबर क्या होता था? प्रैक्टिकल। और इस समय क्या हो गया, पहले ये भी लास्ट में 100 नंबर होता था, अभी 100 नंबर के लिए क्या हो गया, 20 नंबर आपका ओएमआर। ओएमआर मतलब होता है क्या? बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको टिक करना है। ओएमआर में क्या होगा, एक सीट मिलेगी, इसका नाम होगा ओएमआर सीट। ऐसा एक सीट मिलेगा, उसमें आपका जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग रहेगा। अब 20 तक की संख्या लिखी रहेगी, एक जैसे आ गया इसके आगे ऐसे गोला बना रहेगा, 1 2 3 4। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन का ऐसे बना हुआ मिलेगा सबको। ध्यान से देखिए सब। ये आपको 5 क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, ऐसे आपका लगभग 20 क्वेश्चन का होगा पूरा। हर एक क्वेश्चन पे ऐसे 4 ऑप्शन होंगे। आपके पेपर में तो मिलेगा ही मिलेगा, पेपर के अलावा ये आपको एक सीट मिलेगी अलग से। आपकी सीट खोनी नहीं चाहिए परीक्षा में, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ओएमआर वाले में क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी वाला आंसर सही है, तो आपको अपने डॉट पेन से ऐसे सी वाले को से पेंट करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला ऑप्शन सही है, तो बी वाले ऑप्शन क्या करेंगे, सब ऐसे पेंट कर देंगे। अगर आप गलती से ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का अगर 2 में पेंट कर दिए तो 2 भी गलत हो गया और 3 भी गलत हो गया। इसीलिए ओएमआर थोड़ा सा जितना आसान है उतना कठिन भी है, कि हम क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर ओएमआर भरते समय हमने गलती भर दिया तो फिर गया पूरा। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, सबके लिए बता रहे हैं, चाहे ऑफलाइन वाले हो चाहे ऑनलाइन वाले हो, सब लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या हो गया, 20 नंबर क्या हुआ, ओएमआर। अब क्या होगा, 20 नंबर ओएमआर हो गया, 50 नंबर आपका थ्योरी हो गया, और 30 नंबर आपका क्या हो गया, प्रैक्टिकल। पहले क्या होता था, 70 30 100 नंबर होता था, अभी क्या हो गया, 20 नंबर ओएमआर, 50 नंबर थ्योरी और 30 नंबर प्रैक्टिकल। 20 नंबर का क्या हो गया, ओएमआर, 50 नंबर का थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। अभी क्या करना है सबको, ओएमआर के लिए आपके पास में, सबके पास में लगभग विद्या अवतार कुछ भी अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसमें से करना क्या है, सबको सभी को बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम पढ़ा देंगे, कुछ आप अपने से पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या होगा कि जो बहुविकल्पी पढ़ेंगे वो आपको ओएमआर में काम आ जाएगा, जो आप 20 नंबर के बहुविकल्पी पढ़ेंगे वो किसमें काम आएगा, ओएमआर में। और बाकी इस थ्योरी को तो हम क्लास लेंगे, पूरी थ्योरी हम पढ़ाएंगे। ये 30 नंबर प्रैक्टिकल आज आपका लगभग 1 फरवरी हो गया। जब 1 फरवरी हो गया तो इसका मतलब है आपका प्रैक्टिकल लगभग खत्म हो गया। आपको प्रैक्टिकल हुआ, आप सबका प्रैक्टिकल हो गया, यस सर। प्रैक्टिकल सबका खत्म हो गया, यानी ये 30 नंबर आपका मिल गया। इसमें से आप 28 पाए हैं कि 27 पाए हैं पता नहीं, लेकिन मिल गया है। अब आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, पहले इस 30 नंबर का टेंशन आप छोड़ दीजिए। अब आपको टेंशन किसकी होनी चाहिए, 70 नंबर की। अब इस 70 नंबर पे कैसे पकड़ बनाना है, सबसे पहले इसी के बारे में बता रहे हैं। देखिए क्या करेंगे आप, ओएमआर वाला समझ में आ गया सब कुछ, ठीक है, किसी कोई कंफ्यूजन, नो सर। ठीक है। देखिए अभी क्लास किसकी है, हिंदी की। हिंदी में क्या है आपका, हिंदी भी लगभग 70 नंबर का ही है।
क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो गया, 70 है तो 70 में 2 पार्ट, क्या 20 नंबर प्लस 50 नंबर। 20 नंबर क्या है OMR और 50 नंबर आपका क्या है थ्योरी। अब इसमें क्या करना है, OMR 50 जो 20 नंबर है, अब उसको थोड़ा सा बहुविकल्पी अपने से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर हम जब अगली क्लास आएगी तो उसमें हो सकता है बहुविकल्पी कुछ क्वेश्चन हम लिखा दें इंपॉर्टेंट। अभी आपको क्या करना है, आप देखिए हिंदी को समझिए पहले। हिंदी एकदम आसान भाषा में अगर आप समझ गए पूरा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, तो फिर 2 दिन में हिंदी खत्म हो जाएगी पूरी। अगर आपको नहीं समझ में आया पढ़ना क्या क्या है, तो फिर पूरा महीना पढ़ लीजिए फिर भी नहीं खत्म होगी। समझना क्या है, जैसे देखिए हिंदी में आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आता है OMR आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में OMR कैसे आएगा, ऐसे पूरा बना रहेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके 20 नंबर तक। ये OMR रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न। कैसा प्रश्न रहेगा, बहुविकल्पी। ये आपका 20 नंबर का बहुविकल्पी पहले आएगा। फिर आपका क्या आएगा देखिए ध्यान से, दूसरे क्वेश्चन से आपका जो होगा वो होगा आपका संदर्भ सहित व्याख्या। संदर्भ सहित व्याख्या। जब आपका संदर्भ सहित व्याख्या खत्म हो जाएगा तो संदर्भ सहित व्याख्या में 2 प्रकार का व्याख्या आता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से संदर्भ सहित व्याख्या में 2 आता है, एक का नाम है गद्यांश और एक का नाम है पद्यांश। अभी दिमाग में सवाल उठना चाहिए, क्या सवाल उठना चाहिए, 2 नाम का है होगा। सबसे बड़ी बात 2 नाम कैसे पड़ गया, एक गद्यांश और एक पद्यांश। और एक चीज होता है लेखक, एक चीज होता है कवि। दिमाग में तो ये आना चाहिए कि होते तो इंसान ही हैं, 2 अलग अलग क्यों कहा गया, किसी को लेखक क्यों कहा गया, इनको कवि क्यों कहा गया। जैसे आपने देखा होगा सूरदास जी, उनको कहते हैं कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जी ये लेखक भी हैं और कवि भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये क्या है, लेखक है। तो कारण क्या निकला कि कैसे लेखक हो गए और कैसे कवि हो गए। तो इसके बारे में समझने के लिए, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए, देखिए ये लिखा है गद्यांश और ये लिखा है पद्यांश। गद्यांश क्या होता है, जैसे हम लोग जब शुरू में छोटे थे तो उस समय हम लोग को स्कूल में क्या कहा जाता था, कहा जाता था 1 पन्ना सुलेख लिख के आना, ऐसा कहा जाता था कि नहीं। सुलेख, सुलेख में एक शब्द निकला लेख। लेख का मतलब जब हम लोग लिखते थे 1 पन्ना सुलेख, सुलेख का मतलब होता है आपका जो हम लोग पूरा पन्ना लिखते थे तो भर देते थे लिख के। जब पूरा पन्ना भर देते थे तो वो होता था सुलेख। तो जब पूरा पन्ना भर भर के कहानी जैसा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, गद्यांश। जो पूरा पन्ना तुम्हारा भर भर के कहानी जैसा मिलता है उसे क्या कहते हैं, गद्यांश कहते हैं। इस गद्यांश को किया किसने, जो गद्यांश को लिखे हैं, जिन्होंने कहानी लिखा, जिन्होंने, उनके वाले क्या कहते हैं, लेखक। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, सुलेख मतलब लेख, लेख मतलब लेखक। जो लेख जैसा लिखा रहता है, बड़ा सा रहता है, पूरा कहानी रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे गद्यांश कहेंगे। और उसको जो लिखने वाले हैं उनको क्या कहेंगे, लेखक। और जो आपका कविता के जैसा मिलता है, 4 लाइन की पंक्तियां जैसे मिलती हैं, 4 लाइन वाला जैसे आप पढ़ेंगे, इसमें सूरदास वाले में भी अभी चरण कमल बंदो हरिराई ये वाला होगा ना, ये ऐसे ही 4-4 लाइन 5-5 लाइन का होगा, 4 लाइन का होगा या 8 लाइन का होगा या 6 लाइन का होगा ऐसे। तो इस वाले क्या कहेंगे, पद्य, इसे कहते हैं पद्य या पद्यांश। अब जब ये पद्यांश जो है इसको जिसने लिखा उनको क्या कहते हैं, कवि। अब आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, तो फिर हम बताएं कुछ इसमें। देखिए अभी क्या करना है इसमें इसको देख लिए। अभी संदर्भ सहित व्याख्या कितने प्रकार का करना है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक गद्यांश का और एक पद्यांश का। उसके बाद क्या क्वेश्चन आएगा आपका, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आपका क्वेश्चन आएगा जीवन परिचय, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जीवन परिचय। आप पहले इंट्रोडक्शन पर समझ लीजिए हिंदी का, उसके बाद हिंदी स्टार्ट होगी बढ़िया से।
जीवन परिचय। जीवन परिचय मतलब आपके इसमें जितने भी कवि या लेखक हैं उनकी जो जीवन मतलब जितना दिन तक जैसे जिए हैं उन्हीं का परिचय देना है। जैसे हमारा जीवन परिचय लिखना हो तो अभी जैसे 18-20 साल उम्र, जैसे 22 साल उम्र है, तो आप कहेंगे ना, बताएंगे ना छोटी सी उम्र में इनका देहावसान हो गया या स्वर्ग निवास गया, ऐसा ऐसा चीज होता है। तो उनका जितना बड़ा उम्र था, उनकी जो उपलब्धियां थी, जो उन्होंने लिखा, वही चीज किताब में लिखा गया, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ये हो गया जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में भी दो प्रकार आपने देखा, एक लेखक देखा और एक कवि। लेखक और एक कवि। जो लेखक और कवि आपने देखा उसमें से एक लेखक का भी आएगा और कवि का, दोनों आएगा, ऐसा नहीं कोई एक आएगा, आपको दोनों लिखना है। इसके अगर 4 नंबर मिलेंगे तो इसके भी 4 नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद क्या आएगा, इतना समझ में आ गया? अभी तक 5 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं लगभग। इसमें इसके बाद आपका आएगा एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, संस्कृत व्याख्या। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि एक संस्कृत व्याख्या भी आती है पेपर में। संस्कृत व्याख्या में भी 2 प्रकार, ध्यान समझिए, सबका 2 प्रकार समझाते आ रहे हैं। संस्कृत व्याख्या, संस्कृत व्याख्या, इसमें भी 2 प्रकार। कौन कौन सा? एक गद्यांश वाला और एक पद्यांश वाला। पीछे गद्यांश और पद्यांश समझ में आया था? अगर समझ में आया होगा तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों? गद्यांश में बताया था ना, पूरा कहानी लिखा है तो गद्यांश, 2-3 लाइन में कविता जैसा लिखा है तो वो पद्यांश। ऐसे ही गद्यांश में इसमें क्या होगा, इसमें जो कई पंक्तियां लिखी गई है, पूरी लाइन भर भर के लिखी है तो क्या हो जाएगा, पंक्तियां। क्या हो जाएगा? पंक्तियां। और इसमें जो होगा उसे क्या कहेंगे, श्लोक। यही कहते हैं। आपके पेपर में आता है कि एक श्लोक लिखिए, श्लोक का मतलब ये वाला मत लिखिए कोई कि कहानी लिख दिए वाराणसी नगरी वाला पूरा, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब जब ये कर लेंगे, इसमें से आपका दोनों में से कोई एक करना है। इसी में बस अच्छा है कि आपका श्लोक भी आ सकता है, पंक्तियां भी आएंगी, दोनों में से चाहे जो एक करिए। समझ में आ रहा है सबको? पूरा सिलेबस समझो पहली बात को। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा वो है आपका एक श्लोक लिखना है। एक क्या लिखना है? एक श्लोक लिखना है। तो आपको क्या हुआ, एक सेकेंड, उसके बाद अब क्या करना है, देखिए अभी तक आपको क्या क्या बता दिए, संदर्भ सहित व्याख्या, जीवन परिचय, और शुरू में सबसे पहले क्या आया था, क्वेश्चन आंसर ओएमआर शीट का, इतना समझ में आया था। फिर उसके बाद संस्कृत व्याख्या आएगा। संस्कृत व्याख्या में भी 2 ठो, एक गद्यांश का और एक पद्यांश का, कोई एक लिखना है उसमें से। फिर उसके बाद क्या आएगा, एक श्लोक आएगा। श्लोक आएगा 2 नंबर आपको मिलेगा, एकदम 100% आने आना है, इसको तो तुरंत ही याद करके खाली हो जाओ सब। उसके बाद क्या आएगा, श्लोक के बाद आपका जो आना है वो आना है संस्कृत का प्रश्न उत्तर। क्या आना है? संस्कृत का प्रश्न उत्तर। आपको इसमें संस्कृत के प्रश्न उत्तर में 4 क्वेश्चन आएंगे, कोई 2 लिखना है। कितने आएंगे? 4। लिखने कितने हैं? 2। अब उसके बाद क्या होगा, संस्कृत का प्रश्न उत्तर आ जाएगा तो उसके बाद फिर आपका आ जाएगा सीधा हास्य रस या करुरस। वैसे रस में 2 ठो है, हास्य रस और करुरस। हास्य रस और करुरस। उसके बाद छंद में आपका क्या है, रोला, सोरठा, यही 2 ठो है। फिर उसके बाद अलंकार में आपका 3 ठो है, उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक। उसके बाद और क्या आएगा, इतना होने के बाद आपका उपसर्ग, और क्या आ जाएगा, प्रत्यय। फिर क्या आ जाएगा, प्रत्यय। उसके बाद क्या आएगा, समास विग्रह, समास। और क्या आ जाएगा, संधि। और उसके बाद क्या है, तद्भव तत्सम। और उसके बाद क्या है, पर्यायवाची।
ये पूरा आपको एक ही बार में लेके पढ़ना है पूरा। फिर उसके बाद आपका जो आएगा धातु रूप और संज्ञा रूप, धातु रूप और संज्ञा रूप। इस पूरे को आपको एक बार में पढ़ना है, पूरा एक साथ रख लीजिए अलग से, क्योंकि इसमें ये आपका ना उठा करके दे देगा उसमें ओएमआर में, पक्का है इस बार इसमें से काफी चीजें ओएमआर में जाएंगी। जैसे रस भी पहले आता था लिखने के लिए, अब लिखने के लिए नहीं आएगा, अब ओएमआर में जाएगा। और इसके बाद क्या जाएगा आपका, बस सब कुछ खत्म। अब आ जाएगा आपका एक क्वेश्चन बचा है बस केवल, उसे क्या कहेंगे, वो है आपका संस्कृत में अनुवाद। क्या है संस्कृत में, इसमें क्या करना है कि आपको हिंदी में दिया रहेगा कुछ भी, जैसे लड़के विद्यालय जाते हैं, ऐसा कुछ हिंदी में लिखा रहेगा, उसका क्या करना है संस्कृत में अनुवाद करना है। ये दो ठो आएगा इसमें का। उसके बाद क्या करना है, फिर आपका एक आएगा निबंध। क्या आएगा, निबंध। और एक चीज आपकी क्या है, ज्योति जवाहर। इतनी चीजें हैं आपके पूरे हिंदी में। अब इसमें से पढ़े कैसे और कैसे सबको इकट्ठा करें, कैसे एक एक चीज कंप्लीट करें। अपने पास टाइम बहुत कम है, उसी पूरे टाइम के अंदर इतना सारा चीज खत्म करना है। क्या क्या है, संदर्भ से व्याख्या है, जीवन परिचय, संस्कृत व्याख्या, संस्कृत में अनुवाद, निबंध, ज्योति जवाहर, श्लोक, संस्कृत का प्रश्न उत्तर, रस छंद अलंकार, उपसर्ग प्रत्यय, समास संधि, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, धातु रूप और संज्ञा रूप। अब आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए कि मेरे सामने इतना ही चीज पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ही चीज है। पूरी पूरी किताब देखिए आपके सामने एक पेज में उतर चुका है, इतने चीज आपको पढ़ना है। यही चीज अगर आप 2 महीने पहले किए होते हैं तो आज ये चीज पूरा तैयार होता। जो किया है उसका तैयार होगा, जो नहीं किया उसका तैयार नहीं होगा। चलिए देखिए अब सिखाते हैं, कुछ चीजें आज ही खत्म कर देते हैं। जिनको नोट्स बनाना है वो साथ साथ नोट्स बनाएंगे, और जिनको नहीं बनाना है कोई बात नहीं है, आपके लिए हम ऑलरेडी नोट्स बना दिए हैं। हम ऑलरेडी नोट्स बना दिए हैं। कुछ दिन के अंदर ही, 1-2 दिन के अंदर जल्द ही आपका ये नोट्स लॉन्च हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका लगभग 10-12 पेज में ही सब कुछ सिमट गया है, सब पूरा सब कुछ 10-12 पेज के अंदर है। ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको बस कोई प्रैक्टिस करनी है। कुछ ही दिन के अंदर आपको ये मिलेगा, 3 पेज या 4 पेज के अंदर मिल जाएगा आपको। बहुत महंगा नहीं होगा, बहुत ज्यादा इसका 15 रुपया से ज्यादा इसका वो नहीं होगा, पैसा नहीं होगा। आप फोटोकॉपी भी कराएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो आप फोटोकॉपी मत कराने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप जाकर देखेंगे इतना भी फोटोकॉपी अगर कराते हैं, ये देखिए पूरा भर भर के लिखा है। आप फोटोकॉपी कराएंगे ना तो 2 रुपया फोटोकॉपी कभी नहीं करेगा, कहेगा पूरा भरा है। आधार कार्ड का 5 रुपया 4 रुपये ले रहे हैं दोनों तरफ का करने का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिखाते हैं, चीजें समझा देते हैं कुछ। जैसे सबसे पहले हम लिखे थे संदर्भ से व्याख्या, तो सबसे पहले उसके बारे में ही बताते हैं। संदर्भ से व्याख्या में क्या करना है आपको, जैसे आपके बुक में दिया होगा, आप सभी लोग बुक में से एक खोल लीजिए, संदर्भ से व्याख्या। हम उसको बस कोई समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए ऐसे कुछ दिया हुआ है, मित्रता का मान लीजिए कोई पाठ दिया हुआ है, उसमें से कुछ आपको दे दे रहे हैं। देखिए इसमें जैसे दिया है, एक प्राचीन विद्वान, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको आज के बाद और कभी नहीं पढ़ना है। पुरुष को करना चाहिए। ये आपकी आखिरी क्लास समझ रही है, इसको अब फिर नहीं करना है। संदर्भ से व्याख्या आज ही सीखिए। देखिए करना क्या है, बहुत इजी है। अगर आप टफ बनाएंगे टफ है, इजी बनाएंगे तो इजी है। बोला क्या है, संदर्भ से व्याख्या। आप तुरंत उसमें पूछा होगा, पहला क्वेश्चन दिया होगा संदर्भ लिखिए, तो आप ऐसे संदर्भ लिखिए और फटाक से तुरंत आपको सब इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए इधर संदर्भ लिखा हुआ मिलेगा, सब लिखा हुआ है। इसमें करना क्या है, आपको ऐसे लिखना है। संदर्भ कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिए।
प्रस्तुत गद्यांश। क्यों गद्यांश लिखा गया? क्योंकि ये आपका पूरा कहानी वाला है क्या? यस सर। ये आपका पूरा कहानी है। जब 4 लाइन या 2 लाइन की कविता होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी ऑफ है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ये किस पाठ का है? कोई पहचान रहा है? आप लोग पढ़ेंगे जब ना तो दिखेगा। ये किस पाठ का है? मित्रता। किस पाठ का है? मित्रता। अब देखिए पाठ के नाम को ऐसे अंडरलाइन करिए एक बार। पाठ के नाम को क्या करना है? अंडरलाइन। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब ये तो देखिए पाठ का नाम लिखा गया अच्छे से। प्रस्तुत गद्यांश इस टाइप का है तो गद्यांश। अगर वो वाला आ जाएगा 3 लाइन वाला 2 लाइन वाला इस 2 वाला तो उसमें क्या लिखा देंगे यहाँ पर? प्रस्तुत पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब क्या करेंगे? इसके लेखक। लेखक क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ पर गद्यांश आया इसलिए क्या लिखा गया? लेखक। अगर पद्यांश आ जाता तो कवि। कवि या फिर रचयिता। क्या लिखा जाता? रचयिता। रचयिता ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा? रचयिता ऐसे लिखा जाएगा, रचयिता। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बस इतने लिखना है। जब बस इतने लिखना है, आप इतना लिखेंगे तुरंत तो ये हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए क्या वो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये हुआ आपका संदर्भ। संदर्भ कहीं नहीं चेंज होगा, आपका संदर्भ तीनों जगह आएगा। ध्यान से सुनिए एक बार। ये संदर्भ आपका 6 नंबर देगा। लिखा तो एक जगह है, देगा 6 नंबर। कैसे? 2 नंबर आपका यहां देगा, फिर इसके बाद इसका जस्ट वो वाला आएगा 4 लाइन जो बताए अभी, पद्यांश। पद्यांश में क्या करना है? यहाँ पे जो गद्यांश लिखा है यहाँ पर लिखना है पद्यांश। ऐसा पद्यांश लिखेंगे तो हिंदी के ये जो भी ये पाठ होगा उस पाठ का नाम चेंज कर देंगे। जैसे सूरदास जी का पाठ होगा पद तो वो लिख देंगे। हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा? आगे जाएंगे जब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेखक की जगह क्या हो जाएगा? रचयिता। रचयिता। लेखक की जगह क्या हो जाएगा? रचयिता। आपको देखिए 2 ठो बन गए यहीं पर। 2 ठो संदर्भ आपको यहीं पे मिल गया। क्या क्या? पहला पद्यांश के लिए, गद्यांश के लिए जब लिखेंगे तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक लिखना है, और जब पद्यांश के लिए लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक लिख करके यहाँ पर रचयिता कर देंगे तो यहाँ पर कवि का नाम आ जाएगा। ठीक है, अभी ये तो लेखक वाला है तो लेखक वाले में क्या होगा? गद्यांश। और यहाँ पर लेखक। ठीक है, ये समझ में आ गया? अभी कुछ नहीं करना है। इसका जो आएगा अब आएगा इसका क्या? व्याख्या। व्याख्या में आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक बता रहे हैं, आप उसी पे ध्यान दीजिएगा। व्याख्या देखिए आप रट नहीं सकते हैं, व्याख्या को आप केवल समझना पड़ता है। आप समझ लिए तो ठीक है, नहीं समझे तो उसके लिए एक ट्रिक दे रहे हैं। देखिए ये इसमें क्या है? लेखक। तो आप ऐसे लिखिएगा, लेखक कहता है कि, लेखक कहता है कि। कौन कहता है? लेखक ही कहेगा इसमें। यस सर। लेखक कहता है कि, इसके बाद जो भी आपका ये लिखा हुआ है पूरा इसको अपनी भाषा में अनुवाद करके कुछ भी लिख दीजिए अगर आता है तो, नहीं आता है तो आप इसी को उतार दीजिए पूरा उसमें। ठीक है, मान लीजिए नहीं आता है तो उस कंडीशन में बता रहे हैं।
बड़ा कैसे होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है एक प्राचीन, तो बहुत समय पहले ऐसे कर दिया जाए तो ये बड़ा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा चेंज कर, विद्वान है, विद्वान में क्या करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान है ऐसा करते हैं। ऐसे ही पूरा जो भी 4-5 लाइन का होगा उसका आप कर लीजिएगा, ठीक है। व्याख्या लिखिए, फिर एक क्वेश्चन आएगा इसमें, एक इसमें क्वेश्चन आंसर भी आएगा, एक आएगा या फिर 2 आएगा। उस क्वेश्चन आंसर को क्या करना है, जैसे यहाँ पर प्रश्न आएगा एक, तो उस प्रश्न का उत्तर आपके इसी में छुपा होगा, जिसमें इसमें कहीं को बताया गया है कि जो विद्वान लोग होते हैं वो बहुत परिश्रम करते हैं तथा घर का त्याग करते हैं और अपने दिमाग को बहुत ज्यादा स्थिर करते हैं, ऐसा कुछ लिखा है। तो आपको क्वेश्चन क्या जाएगा, विद्वान लोग क्या करते हैं, आंसर मिल जाएगा नहीं उसमें तुरंत ऐसे ही। क्वेश्चन आपसे आएगा विद्वान लोग क्या करते हैं, तो आपको उसमें मिला विद्वान लोग बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं और अपने दिमाग को स्थिर करते हैं, ऐसा कुछ आंसर मिल जाएगा। तो उसी लाइन उठा के बस लिख देना है आंसर में, कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। कुछ अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो फिर चला जाएगा सब कुछ। अब देखिए ये आपका लगभग 7 नंबर में पहले आता था, अब हो सकता है 10 नंबर में आए, चेंज हो गया सब कुछ। तो आपका 7 नंबर या 10 नंबर मिलेगा एकदम इजी भाषा में। अगर आप अपने से खराब करेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहां से आपका क्या क्या टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक गद्यांश का, एक पद्यांश का संदर्भ से व्याख्या और एक संस्कृत का। संस्कृत का भी व्याख्या यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, संस्कृत में क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी या फिर यहाँ लिख दीजिए अनिवार्य संस्कृत। संस्कृत वाला क्या हो जाएगा, संस्कृत वाला क्या हो जाएगा, अनिवार्य संस्कृत। अनिवार्य संस्कृत के मान लीजिए कौन सा पाठ, वाराणसी नगरी नामक पाठ से लिया गया है। बस इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, हो गया। इसमें कौन सा लेखक कवि है, बस हो गया। आप ऐसा कर देंगे ये हो जाएगा आपका संदर्भ उसका, संस्कृत का। आपको संस्कृत भी हो गया, गद्यांश भी हो गया, पद्यांश भी हो गया। यानी कि अगर नंबर जोड़ेंगे, अगर 10, ये कितना तुम्हारा हो जाएगा, लगभग 2 4 6 10 नंबर का ये आ सकता है, इसके बाद वाला 10 नंबर का आ सकता है, 9 10 नंबर जोड़ते हैं, अगर 7 7 जोड़ते हैं तो 7 7 और संस्कृत वाले का 4 नंबर, 7 7 14 4 18 नंबर के लगभग व्याख्या आपका हो गया। अभी इसके बाद क्या करना है, अभी व्याख्या समझ में आ गया। यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं आगे। एक टॉपिक और आज पढ़ाएंगे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे, केवल एक टॉपिक और, उसके बाद कल से प्रॉपर क्लास रहेगी। एक टॉपिक क्या बचा है आपका, देखिए जैसे संदर्भ से व्याख्या हो गया, संदर्भ से व्याख्या के बाद आपका आ जाएगा जीवन परिचय। आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, हम कल लिखवाने की कोशिश करेंगे, कल समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने से एक काम करिएगा। जीवन परिचय हम आपको दे रहे हैं थोड़ा अपने से पढ़ने के लिए, देखते हैं किसके अंदर कितना दिमाग का विकास हुआ है। जीवन परिचय आप इसको घर पर जाएंगे, जिसको याद है वो बिना देखे लिखेगा, जिसको नहीं याद है वो कॉपी में से छाट के लिखेगा और याद करके आएगा कल। किसका किसका करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बात नहीं करिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा कवि में सूरदास और तुलसीदास। आप अपने से कोई भी रख लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तो करना है, 2 लेखक और 2 कवि, सूरदास और तुलसीदास। आपको 4 होमवर्क मिला है, 4 लोगों का जीवन परिचय लिखना है और ये गद्यांश पद्यांश जो व्याख्या दिया गया है उसको आपको व्याख्या करना है आज। अगर आप इतना भी करते हैं ना, आपका बहुत सारा नंबर आज ही से मिट गया। देखिए अच्छा, सिमट गया सिमट मतलब होता है कि एक साथ एक जगह आ गया, जल्दी से मिल गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, सूरदास जी का और तुलसीदास जी का, 4 लोग का अगर आप पढ़ लेते हैं तो उम्मीद पूरा है कि 100% आपका इसमें से बच जाएगा, क्योंकि ये हर साल आने वाले हैं। इसके बाद क्या करना है आपको,
आपको भी हम संस्कृत का अनुवाद करना सिखा दिए हैं, यस सर। संस्कृत का भी व्याख्या खत्म। अब संस्कृत के प्रश्न उत्तर की बारी है। अब आपको जो आपकी कल की क्लास होगी उसमें संस्कृत के प्रश्न उत्तर लिखवा देंगे, और आज एक चीज और लिखवा दे रहे हैं लास्ट। अभी तो इसमें कुछ लिखवाया नहीं, एक लास्ट में क्या लिखा देते हैं, एक लास्ट आपका हो जाएगा श्लोक। क्या हो जाएगा? श्लोक। इजी है श्लोक याद करना। अभी सबसे पूछते हैं हम किसको किसको कितना याद होगा। देखिए अभी श्लोक की बारी है। श्लोक में क्या होगा, देखिए श्लोक में क्या होता है कि आपके परीक्षा में जो श्लोक आता है तो ये करके आता है कि किसी एक श्लोक को लिखना है। क्या करना है? किसी एक श्लोक को लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में न आया हो। जब ये पद्यांश वाला व्याख्या करने के लिए आएगा या फिर संस्कृत में जो श्लोक वाला आता है उसका अगर व्याख्या करने के लिए आएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको जो श्लोक आप याद किए वही आ जाए, तब लिखेंगे क्या, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि 2 श्लोक याद करने हैं जिससे कि आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 श्लोक में कौन कौन से याद कर ले? एक इजी याद करते हैं, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये आपका सबसे फेमस लाइन है, समझ लीजिए। बहुत बार इसका वो लिखने के लिए आया हुआ है, इसका अर्थ। अगर एक तो हम लोग याद करते हैं इसको तो 2 नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं यही आ गया तो इस श्लोक का अर्थ लिखने के लिए तब एक और याद करना पड़ेगा। एक और क्या याद कर लिया जाए? बंधनम मरणम वापि जयो वापि वापि पराजय। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर, करो चिल्लाए ना, समो वीर वीर भाव वीरता। यही वाला है ना? यस। देखिए ये भी थोड़ा इजी है, अगर आप एक बार 2 बार पढ़ लीजिए तो याद हो जाएगा। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव वीरता। कहाँ गए, घर गए क्या? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव वीरता। और ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। और फिलहाल आप लोग क्या क्या पढ़ा चुके हैं एक बार गिन लीजिए ऐसे। देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ा दिए, हिंदी का अनुवाद करने के लिए कौन वाला, गद्यांश और पद्यांश। उसके बाद क्या बता दिए, संस्कृत का अनुवाद करना बता दिए। और उसके बाद क्या बता दिए, फिर जीवन परिचय। जीवन परिचय के बाद क्या बता दिए, श्लोक। इतना चीज आपको कंप्लीट कर लीजिएगा कल तक। ठीक है, ठीक है, तब क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं।